क्या जिस परिवारवाद नाम की बुराई को बीजेपी खत्म करने चली थी अब खुद उसी बुराई का हिस्सा बन गई है? और जहां बीजेपी सालों से ये कहती आई है कि उनकी पार्टी में नेपोटिज्म और भैया भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं है, भला वहां बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके अमित शाह के बेटे जय शाह का बीसीसीआई सेक्रेटरी बनना क्या एकमात्र इत्तेफाक है या फिर ये बीजेपी लीडर्स की कोई साजिश है कि एक तरफ तो वो कांग्रेस की नेपोटिज्म को कॉल आउट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद अपने घर में अपने बेटे को देश के क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी बना देते हैं। हमने जय शाह की नेटवर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढनी शुरू करी तो कई सोर्सेज ने इनकी नेटवर्थ लगभग 150 करोड़ तक बताई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जय शाह की बीसीसीआई से सैलरी सिर्फ 3.5 लाख रुपए है और अगर उनकी सैलरी को 20 साल तक भी जोड़ा जाए तो भी उनकी कुल संपत्ति लगभग 7 करोड़ रुपए ही होगी। तो उनकी ये 150 करोड़ की वेल्थ भला आई कहां से? और चलो ये सब भी छोड़ो, आखिर एक पॉलिटिशियन के बेटे को क्रिकेट का क्या ज्ञान? और जहां जय शाह ने खुद कभी किसी लेवल पर क्रिकेट नहीं खेला, उन्हें देश की सबसे बड़ी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन क्या विरासत में मिल गई? इतना ही नहीं बल्कि इनके ऊपर बहुत बड़े करप्शन चार्जेस भी लगे जब इनकी एक कंपनी ने नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद एक ही साल में अपना टर्नओवर 50,000 रुपए से 80 करोड़ तक बढ़ा दिया। और इसका भी सच आप लोग नहीं जानते होंगे। आप बीसीसीआई प्रेसिडेंट जय शाह के बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश करोगे उतने ही ऐसे और पेचीदा सवालों को एनकाउंटर करोगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जय शाह से जुड़े इन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इज इट नेपोटिज्म और हिज टैलेंट व्हिच गॉट जय शाह टू वेयर ही इज टुडे। 22 सितंबर 1988 को अहमदाबाद में रहने वाली गुजराती हिंदू फैमिली में जय शाह का जन्म होता है। जय शाह की अपब्रिंगिंग को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि उस वक्त इनके घर की फाइनेंशियल और सोशल कंडीशंस कैसी रही होंगी। शाह परिवार एक हाई प्रोफाइल फैमिली रही है, जहां इनके परदादा आजादी के दौर से पहले गुजरात की एक प्रिंसली स्टेट मनसा के नगर सेठ यानी चीफ रहे थे, जिसके बाद जय शाह के दादा अनिल चंद्र शाह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने जो एक पीवीसी पाइप कंपनी को ओन करते थे। और फिर जय शाह के पिता अमित शाह जो जय के जन्म के वक्त तक बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। इनके जन्म के 1 साल पहले तक अमित शाह आरएसएस के लिए काम करते थे और फिर उन्होंने बीजेपी की यूथ विंग के लिए काम करना शुरू करा और जल्दी ही गुजरात बीजेपी में एक ऊंचे कायदे के नेता के तौर पर जाने जाने लगे। अमित शाह हमेशा एक ऐसे नेता रहे जो काम से काम रखने वाले आदमी थे, इसलिए पार्टी और संघ उन्हें बहुत पसंद करता था क्योंकि वो मुश्किल से मुश्किल काम को जल्दी और आसानी से करा देते थे। यही क्वालिटीज अमित शाह ने अपने बेटे को भी सिखाई। यही छोटी छोटी बातें थी जो आज भी जय शाह के बिहेवियर में उनके आसपास के लोगों द्वारा देखी जाती हैं, जैसे कि हमेशा पंक्चुअल रहना, वेल ड्रेस्ड और वेल स्पोकन रहना और सोशली एक स्ट्रॉन्ग छवि बनाकर रखना। जैसे जैसे जय शाह की उम्र बढ़ रही थी वैसे ही उनके पिता अमित शाह का पॉलिटिकल कद भी बढ़ रहा था, तो जाहिर तौर पर जय भी बड़े होते हुए इस फैक्ट से यूज्ड हो रहे होंगे कि वो किसी आम परिवार में नहीं जन्मे हैं। खासतौर पर तब तो उन्हें ये जरूर रियलाइज हुआ होगा जब 1995 में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी और केशुभाई पटेल चीफ मिनिस्टर बने। गुजरात पॉलिटिक्स में अब अमित शाह और साथ में नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नाम बन गए थे और इस वक्त में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दोस्ती भी बहुत गहरी हो गई थी। इसी कारण नरेंद्र मोदी का कई बार जय शाह से भी मिलना हो जाता था। जय शाह ने कई क्वालिटीज जरूर ऐसी पर्सनैलिटीज से घिरे रहने से भी सीखी होंगी। इसी वक्त पर जय ने क्रिकेट में भी खासा इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और वो गुजरात क्रिकेट के कोच जयेंद्र सहगल के अंडर ट्रेन करते थे। समर हॉलीडेज के दौरान अमित शाह ही अपने बेटे को लॉयला हॉल की क्रिकेट एकेडमी ड्रॉप करने जाते थे। अगर बात करी जाए जय शाह की क्रिकेट ट्रेनिंग की तो यही वो एकमात्र ट्रेनिंग है जो उन्होंने क्रिकेट की करी है, जिसे किसी भी दूसरे प्रोफेशनल क्रिकेटर की ट्रेनिंग से कंपेयर करना गलत होगा। तो ये तो तय है कि आगे चलकर बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनने वाले जय शाह ने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है। खैर आगे बढ़ते हुए जय शाह ने अपनी स्कूलिंग साइंस स्ट्रीम से पूरी करी और कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का फैसला करा। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी को चुना। कॉलेज के दिनों से ही जय ने अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। साथ ही वो अपने पिता के गाइडेंस में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सीखने लगे थे। जय वॉज अ गुड स्टूडेंट और इसी वजह से अमित शाह भी उन्हें बड़ी बिजनेस मीटिंग्स में ले जाना पसंद करते थे। अमित शाह इस वक्त तक स्टॉक मार्केट में भी काफी एक्सपीरियंस हासिल कर चुके थे और उन्होंने खुद को एक एफिशिएंट स्टॉक ट्रेडर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। सबसे पहले जय शाह ने अपने पिता के स्टॉक पोर्टफोलियो को ही मैनेज करना शुरू करा। इन स्टॉक्स को ट्रेड करने के दौरान जय एक MBA से ज्यादा सीख रहे थे और जल्द ही जय ने खुद को एक मेथोडिकल मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर साबित कर दिया था। जय कॉलेज में पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़े लेसन्स अब तक उन्होंने बिजनेस के सीख लिए थे। फिर आता है साल 2009 जब शाह फैमिली क्रिकेट से जुड़ती है और आगे चलकर यही एसोसिएशन जय शाह को बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में मैनिफेस्ट करने वाली थी।
2009 तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का कंट्रोल कांग्रेस लीडर नरहरि आमिन के पास था और इस वक्त पर अमित शाह अपनी पार्टी में इसलिए जाने जाते थे कि वो कांग्रेस के कंट्रोल वाली ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रैटेजिकली अपनी पार्टी के कंट्रोल में ले आते थे। ऐसा ही उन्होंने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी किया, जहां उन्होंने नरहरि आमिन को जीसीए के प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन करने पर पॉलिटिकली मजबूर कर दिया और अब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन बीजेपी के कंट्रोल में आ गई थी। इसी वक्त पर नरेंद्र मोदी को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया और अमित शाह को इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसी वक्त पर 21 साल की जय शाह जीसीए के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर बन गए, जो इतने यंग इंसान के लिए बहुत बड़ी पोजीशन थी और इसके जरिए वो एसोसिएशन किस तरह काम करता है ये देख और समझ सकते थे। जल्दी इस ऑर्गेनाइजेशन में जय शाह का कद बढ़ने लगा। वो थे तो बहुत यंग, लेकिन उनकी समझ और उनके पिता के गाइडेंस की वजह से वो बहुत अच्छे डिसीजंस ले पा रहे थे। और फिर जब आने वाले सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे तो जीसीए पर ध्यान देना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस सिचुएशन में जय शाह ने पूरी तरह इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया और इसे बखूबी कंट्रोल करने लगे। इसी के साथ जय शाह ने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली थी और अब वो पूरी तरह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को आगे बढ़ाने की तरफ काम करने लगे। 2013 में जय शाह को जीसीए का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है और अब ऑफिशियली उनके पास और ज्यादा कंट्रोल आ गया। इस वक्त जय शाह की उम्र 25 थी और इस उम्र तक जहां दूसरे नौजवान ऐसी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में मुश्किल से जुड़ भी नहीं पाते, वहां जय शाह एक जॉइंट सेक्रेटरी जैसी बड़ी पोजीशन पर आकर बैठ गए थे। अगर इसको भी नेपोटिज्म नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। इस वक्त पर गुजरात के मोटेरा स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की तरफ काम चल रहा था और अब इस काम की जिम्मेदारी अमित शाह और उनके बेटे जय शाह पर थी। कई सूत्र बताते हैं कि इस वक्त पर अमित शाह तो नेशनल पॉलिटिक्स में बिजी रहते थे, तो वो जय शाह ही थे जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को पूरी तरह से चला रहे थे और बल्कि बहुत एफिशिएंटली चला रहे थे। और अमित शाह के लिए भी ये आसान था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी भरोसे के आदमी को ही सौंपे, क्योंकि मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी की सरकार के कुछ सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक होने वाला था। फिर 2014 में देश भर में बीजेपी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और अब अमित शाह को पूरी बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और अब मानो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जुड़े हुए सभी लोगों की हवा बदलने लगती है। देखो, परिवारवाद के खिलाफ कितना ही कुछ कह लिया जाए, पर इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पॉलिटिशियंस अपने संबंधियों को फेवर करते हैं, फिर चाहे वो छोटे मोटे फायदे हों या बहुत बड़े फायदे। जय शाह की जिंदगी में भी अब सब कुछ बदलने वाला था और सब कुछ बहुत बड़े लेवल पर स्केल होने वाला था। उनकी एक कंपनी टेम्पल एंटरप्राइजेस को ही ले लीजिए। जय शाह की एक कंपनी टेम्पल एंटरप्राइजेस जो 2014 तक बहुत छोटे लेवल पर ऑपरेट करती थी और एक्सपोर्ट कंपनी होने की वजह से क्रॉप यील्ड जैसे वीट, राइस जैसी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करती थी। 2014 में इस कंपनी का टर्नओवर केवल 50,000 रुपए था, लेकिन मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के एक साल बाद ही फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में इस कंपनी का टर्नओवर हो जाता है 80 करोड़ रुपए। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी द वायर ने इसी मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करते हुए 2017 में एक आर्टिकल पब्लिश किया, द गोल्डन टच ऑफ जय शाह, जिसमें इतनी बड़ी क्वेश्चनेबल राइस से जुड़े सवाल उठाए गए। इस आर्टिकल के पब्लिश होने का मतलब था जय शाह की मुसीबत की शुरुआत। वो नेशनल मीडिया के सेंटर बन गए थे। हर न्यूज एजेंसी अब उन पर करप्शन के आरोप लगाने लगी थी। हाँ, यूं तो पहले भी जब 2013 में वो जीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी बने थे तो उन पर मीडिया में कई सवाल उठे थे और कुछ दिनों तक मुद्दा नेशनल न्यूज में भी उठा था, लेकिन इस बार जो उनके साथ होने वाला था वो पहले से कहीं ज्यादा था और वजह थी नरेंद्र मोदी से उनकी नजदीकियां। सवाल अमित शाह और बीजेपी की क्रेडिबिलिटी पर भी उठे। फिर इन्हीं सवालों को एड्रेस करते हुए अमित शाह ने एक कॉन्फ्रेंस में सफाई दी। उन्होंने बताया कि कैसे सभी ऑपरेशंस लेजिटिमेट थे और कैसे ये सिर्फ एक ऑपोजिशन लेड प्रोपेगेंडा था नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की तरफ। और इसी के चलते जय शाह ने द वायर के ऊपर डेफेमेशन का केस भी कर दिया और अपनी सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स आगे प्रेजेंट करी। इन एलिगेशन से जय शाह को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और वो अपने करियर में वापस आगे बढ़ने लगे। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि जय शाह कोई बोरिंग एग्जीक्यूटिव है जो पूरे वक्त अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में बिजी रहता है, तो आप गलत हो। जय शाह की एक कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी, रिशिता पटेल। इनका रिलेशनशिप कई सालों तक चला और फिर 2015 में इन्होंने एक ग्रैंड वेडिंग होस्ट करके एक दूसरे से शादी कर ली। इनफैक्ट इस सेरेमनी में सभी बड़े लीडर्स मौजूद थे, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। फिर आगे बढ़ते हुए 2019 में जय शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन करते हैं, इसलिए ताकि अब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन सके। अब तक उन्हें क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है इसका भरपूर एक्सपीरियंस हो गया था, तो इसीलिए उनके लिए सही वक्त था कि अब वो और बड़ी अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बने। 2019 में जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है और जय शाह इस पोजीशन को होल्ड करने वाले आज तक के यंगेस्ट ऑफिशियल बन जाते हैं। 2021 में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का इनॉग्रेशन होता है, जिसके लिए क्रेडिट
जय शाह को दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन हुआ था। और क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें 1,35,000 लोग बैठ सकते हैं, तो जय शाह के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट बन गया। जनवरी 2021 में ही जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना दिया गया। आज जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी के तौर पर कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले चुके हैं और उनकी पॉपुलर पोस्ट की वजह से वो देश के पॉप कल्चर का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं। और अब जब भी इंडियन टीम की मैनेजमेंट से जुड़ी कोई बात होती है तो उसमें जय शाह का जिक्र जरूर आता है। अब फाइनली उस बड़े सवाल के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर जय शाह की सफलता के पीछे कितना हाथ उनके टैलेंट का है और कितना नेपोटिज्म का। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जय शाह नेपोटिज्म का ही रिजल्ट है, वरना बीसीसीआई जैसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में इतनी बड़ी पोस्ट और वो भी इतनी कम उम्र में कोई ना तो हासिल कर सका है और शायद ही आगे भी कोई कर पाए। पर हमें ये भी मानना होगा कि जय शाह अपने पिता की तरह ही एक स्किल्ड स्ट्रैटेजिस्ट और बिजनेस माइंडेड इंडिविजुअल है, वरना इतनी बड़ी पोजीशंस को संभाल पाना हर किसी के बस का नहीं होता। और कई सूत्र ये भी बताते हैं कि जय शाह बहुत पंक्चुअल और हार्ड वर्किंग है और वो हमेशा अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं, जो जय शाह की इस पोजीशन को काफी हद तक जस्टिफाई करता है। बाकी आपका जय शाह और उनकी इस जर्नी पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।